वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशंस। देखिए, वैसे तो हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन को प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम इसके अंतर्गत आज क्या डिस्कस करेंगे वो क्या होगा उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो एक बार मैं पहले मैक्सवेल इक्वेशन को यहाँ पर रिकॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि आज वाले लेक्चर में हमें नया क्या करना है इस मैक्सवेल इक्वेशन में। तो आपको एक चीज पता है कि मैक्सवेल इक्वेशंस हमने 4 मैक्सवेल इक्वेशन प्राप्त की थी और चारों मैक्सवेल इक्वेशन को डिफरेंट जो हमारे पास लॉज थे, ठीक है ना, उनकी सहायता से प्राप्त किया था। पहला था आपका विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, दूसरा था चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, तीसरा था फैराडे नियम और चौथा था एम्पियर नियम। इन चारों नियमों की सहायता से हमने 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस प्राप्त की थी। जो समीकरण हमारे पास आई थी, एक समाकलन रूप में थी और एक अवकलन रूप में थी। तो वो सारी की सारी क्या थी, आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस थी। तो अगर मुझे एक बार वापस से इक्वेशन लिखनी हो तो मेरे पास इक्वेशन क्या क्या है। देखिए, पहली इक्वेशन आपकी गाउस के नियम से आई थी, वो क्या थी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन अपसाइलन, या ये इक्वेशन इस प्रकार से भी थी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, क्योंकि आपको पता है जो डी था वो विस्थापन सदिश होता है और उसका मान होता है अपसाइलन इंटू ई। हालांकि मैंने जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाया था तब मैंने बताया था ये डी अभी आपके एचडी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी अदर यूनिवर्सिटीज के वीडियो को जब मैं अपलोड करूं या कहीं पर मैं इसको अलग से समझा दूंगा तो वहां आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि बेसिकली डी होता क्या है। लेकिन अभी आप सिर्फ याद रखिए, डी कहलाता है विद्युत विस्थापन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, विस्थापन सदिश भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो होता है अपसाइलन इनटू ई। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, सेकंड थी हमारी डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये भी आपको पता है। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे। अब ये म्यू लिखो, म्यू नॉट लिखो, अपसाइलन लिखो, अपसाइलन नॉट लिखो, वो तो डिपेंड करता है आप किस माध्यम में डिस्कशन कर रहे हो। अगर आप निर्वात में डिस्कशन कर रहे हो तो अपसाइलन नॉट म्यू नॉट हो जाएगा। अगर आप किसी माध्यम में डिस्कशन कर रहे हो तो वो म्यू और अपसाइलन हो जाएगा। वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन इक्वेशन का जो रूप है वो यही रहेगा। तो ये तो हमने सबने पढ़ लिया है। अब आज हमें नया क्या करना है, तो आज देखो क्या होगा, इस फोर्थ इक्वेशन पर आप एक और नजर डालिए। ये एम्पियर के नियम से आई है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस इक्वेशन में एक डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है ना, एक आप ऐसा कह सकते हो एक कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, मैक्सवेल जो है वो एक मॉडिफिकेशन प्रस्तुत करेंगे, एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे। तो वही हमें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कमी क्या है, ठीक है, फिर उस कमी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने क्या संशोधन प्रस्तुत किया, वही हमारा क्या होगा आज का डिस्कशन का पॉइंट होगा। तो अगली हेडिंग मैंने यही लिखी है, देखो, एम्पियर के नियम की असंगति तथा मैक्सवेल संशोधन, ठीक है ना, डिस्क्रिपेंसी इन एम्पियर्स लॉ एंड मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशंस। तो देखिए होगी कौन सी, फोर्थ इक्वेशन में होगी। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि असंगति या कमी क्या है। तो उसको बहुत आसान तरीके से आप समझिए, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, यहां पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो आप यहां पर लिखिए, आप ये लिखिए, सॉरी पेन का कलर चेंज हो गया, ठीक है, आप लिखिए, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हो, आप एक इक्वेशन जानते हो, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे। ये इक्वेशन आप आराम से जानते हो। अब अगर मैं इस इक्वेशन का क्या करता हूं, दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लेता हूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, आप लिखिए, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का डाइवर्जेंस लेने पर, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो डाइवर्जेंस होता है क्या, डेल डॉट, क्योंकि आपको पता है ये भी एक वेक्टर है पूरा का पूरा और यहां पर जे वेक्टर है, तो डाइवर्जेंस हम ले सकते हैं। ये तो चीज आपको पता है ना, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का ले जाता है, आंसर हमेशा वेक्टर आता है, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का ले जाता है, आंसर हमेशा वेक्टर आता है, और कर्ल भी हमेशा वेक्टर का ले जाता है और उसका आंसर भी क्या आता है, वेक्टर आता है। ये बेसिक चीजें जो आपको बार बार रिकॉल करते रहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो चलो मैं डाइवर्जेंस ले लेता हूं, ये लिया, डेल डॉट
डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू तो अलग से हो जाएगा और ये हो गया आपका डेल डॉट जे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, आप लोगों ने जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ी होगी, वेक्टर कैलकुलस वैसे मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने उसके कुछ वीडियोस डाल रखे हैं। ठीक है, अगर वहां आपको नहीं भी पता हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जो वेक्टर कैलकुलस की मैथमेटिक्स में बुक पढ़ी थी, तो वहां पर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी बताई थी। वो क्या क्या थी? एक तो थी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो। आपको याद होना चाहिए, दो आइडेंटिटी थी। क्या क्या थी? एक तो ये थी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, और एक थी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। ये दो वेक्टर आइडेंटिटी जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी से देखता हूं तो ये देखो, ये क्या है? डेल डॉट डेल क्रॉस बी। तो इसको मैं क्या लिखूं? डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस और डेल क्रॉस मतलब कर्ल। तो ये वेक्टर आइडेंटिटी ऐसी बनी कि नहीं? देखो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। तो ये एक वेक्टर आइडेंटिटी एक तरह की, इसका मान क्या होगा? जीरो होगा। तो आप नीचे लिखिए, आप लिखिए, सॉरी, आप लिखिए, हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, ए कोई वेक्टर है, अब वो बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन होगा क्या? वेक्टर। ये हम जानते हैं जीरो होता है। तो ये जीरो होता है, तो जिससे आप क्या लिख सकते हो? जिससे डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। इसलिए ये जीरो, तो म्यू डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। तो म्यू तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो किसको होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो होना पड़ेगा। ये हमारे पास एक निष्कर्ष आ गया, डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, आप लोगों ने एक कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी। आवेश संरक्षण के नियम के अंतर्गत हम एक सातत्य समीकरण या कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं। वो क्या होती है उसको मैं लिखता हूं, एक बार आप नोट कीजिए। आप लिखिए, तो सातत्य समीकरण से मैं क्या लिख सकता हूं? आप लिखिए, सॉरी पेन का कलर चेंज कैसे हो गया, एक मिनट। ठीक है, आप लिखिए, सातत्य समीकरण से, सातत्य समीकरण बेसिकली आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण सिद्धांत से एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। वो इक्वेशन क्या होती है? वो होती है डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। ये होती है आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे ना एम्पियर के नियम से क्या असंगति है, वो आपको यहां से पता चलेगी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या कह रही है? डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। और ये आई कहां से? ये इस इक्वेशन से आई है, जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन थी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे, वहां से आई है। और एक हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो होती है डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। तो हिसाब से तो ये इक्वेशन है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए? डेल रो अपॉन डेल टी आना चाहिए। या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि ये भी जीरो कब होगी? ये इक्वेशन डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो कब होगा? जब डेल रो अपॉन डेल टी जीरो हो। डेल रो अपॉन डेल टी जीरो होने का मतलब क्या हो गया? रो, रो होता है आपका चार्ज डेंसिटी, वो क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कि वो चार्ज डेंसिटी एक ऐसे क्षेत्र से आपको प्राप्त हो रही है जो समय के सापेक्ष कैसा है? स्थिर है। ठीक है, सॉरी, समय के सापेक्ष कैसा है? स्थिर है। तो डेल रो अपॉन डेल टी जीरो कब होगा? जब रो कांस्टेंट, रो कांस्टेंट मतलब ऐसा क्षेत्र जो समय के सापेक्ष स्थिर है। तो अगर ये जीरो है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जनरल ये जीरो होता नहीं है, क्योंकि जो धारा होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। वो एक स्थायी धारा भी हो सकती है और अस्थिर या अस्थायी धारा भी हो सकती है। स्थायी धारा का मतलब तो क्या हो जाएगा? ऐसी धारा जो समय के सापेक्ष नियत क्षेत्र से उत्पन्न हो रही हो। और अस्थायी धारा मतलब मान लीजिए कोई क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र समझ लीजिए, ठीक है, वो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो उसके कारण से जो धारा है वो अस्थायी धारा होती है, वो स्थायी धारा नहीं होती है। और अगर अस्थायी धारा है तो उस केस में डेल रो अपॉन डेल टी जीरो नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये डेल डॉट जे जीरो केवल किसके लिए सही है?
जब डेल रो अपॉन डेल टी जीरो हो, यानी अगर आपके पास स्थायी धाराएं हैं, एक ऐसा स्रोत है जिससे स्थायी धाराएं प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए तो क्या है, ये इक्वेशन वैलिड है, ये इक्वेशन वैलिड है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी वैलिड है। लेकिन इन जनरल हर परिस्थिति में क्या ये इक्वेशन वैलिड है? नहीं है। और हर परिस्थिति में अगर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है तो ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं है। ये गलत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये इक्वेशन क्या है, लागू हो रही है। और आपको तो चाहिए इन जनरल या जनरल कंडीशन में इक्वेशन। तो अब देखो, आपको असंगति पता चल गई, क्योंकि आपकी हेडिंग क्या है, एम्पियर के नियम की असंगति। फिर बाद में जब असंगति पता चलेगी तो मैक्सवेल क्या संशोधन करेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो असंगति ये हो गई कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन आपको मिली है फोर्थ, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे, वो इक्वेशन केवल स्थायी धाराओं के लिए ही वैध है। अस्थायी धाराओं के लिए या ऐसी धाराएं जो विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होती है, उनके लिए वैध नहीं है। तो अब मैक्सवेल क्या करेंगे, एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे और वो बताएंगे क्या कि जो आप ये जे लिख रहे हो ना, डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, ये जे केवल जे सिंगल जे नहीं है। इस जे को वो क्या करेंगे, दो भागों से मिलकर बना मानेंगे। इसका एक भाग तो वो होगा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, जिसको हम कहते हैं फ्री चार्ज डेंसिटी, वो होगा। और दूसरा जे होगा ऐसा आवेश, सॉरी जे क्या आपका करंट डेंसिटी, ऐसा धारा घनत्व जो क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है। तो उसमें क्या होगी, जे के दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। फिर आगे हम इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, एक मॉडिफाइड इक्वेशन के रूप में आपको मिल जाएगी। और वो मॉडिफाइड इक्वेशन होगी, वही क्या होगी, हर परिस्थिति में वैलिड होगी। और वो कहां से मिलेगी, मैक्सवेल जो अपना एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे उससे मिलेगी। तो मेरे हिसाब से इस लेक्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं वो आपको अच्छे से पता चल गया। पहले तीन इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में एम्पियर के नियम में एक असंगति मिल रही है। वो असंगति यह है कि जो ये इक्वेशन है वो केवल स्थायी धाराओं के लिए वैध है। ऐसी धाराएं जो क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न हो रही है उनके लिए वैध नहीं है। तो उनके लिए भी वैध हो तो उसके लिए मैक्सवेल क्या करेंगे, एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे। तो वो हमें आगे डिस्कस करना है। तो आपको पता चल गया, मैंने आगे लिखा भी है, देखो इसको पूरा क्या लिखा है। देखो, समीकरण 1 व 2 की तुलना से स्पष्ट है कि एम्पियर के नियम से प्राप्त अवकल समीकरण कौन सी थी, ये वाली, केवल स्थायी धाराएं मतलब जिसके लिए डेल रो अपॉन डेल टी जीरो हो या रो समय के सापेक्ष नियत हो, के लिए वैध है। वे धाराएं जो विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होती है के लिए समीकरण डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे वैध नहीं रहता है। बस वही आपने दिखा दिया, तो असंगति आ गई। अब मैक्सवेल क्या संशोधन करेंगे वो भी मैंने आगे लिखा है। देखो क्या लिखा है, अतः एम्पियर के नियम का सातत्य समीकरण से विरोधाभास नहीं हो तथा यह स्थिर और अस्थिर दोनों ही प्रकार की धाराओं के लिए मान्य हो, इसके लिए मैक्सवेल ने तर्क दिया कि कुल धारा घनत्व जो आपका जे है दो धारा घनत्वों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो ये अब संशोधन प्रस्तुत हो रहा है। जो जे है वो एक सिंगल जे नहीं है, उसमें क्या है, उसके दो पार्ट है। कौन कौन से दो पार्ट हैं वो मैंने आगे लिखा है। धारा घनत्व का पहला भाग माध्यम में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होता है। जो माध्यम है उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जो प्रवाह कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, धारा बहेगी और उसके यूनिट एरिया में जो धारा होगी उसको हम कहते हैं धारा घनत्व। तो उसको तो हम कहते हैं मुक्त धारा घनत्व। मुक्त धारा घनत्व को हम किससे दर्शाएंगे, जे एफ, एफ मतलब फ्री कहलाता है। जबकि दूसरा भाग विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के साथ कोई भी चेंजेज हो रहा है तो उससे भी क्या होगा, उससे भी एक प्रकार की धाराएं उत्पन्न होगी और उससे संबंधित जो धारा घनत्व होगा उसको हम कहेंगे विस्थापन धारा घनत्व, जिसको हम दर्शाते हैं जे डी। डी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी थोड़ी देर बाद आपको यह भी पता चलेगा कि इसको हम विस्थापन धारा घनत्व क्यों कहते हैं। अभी तो मैंने नाम दे दिया, पहला तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कारण हो गया इसलिए उसको जेएफ, ठीक है ना, मुक्त धारा घनत्व कह दिया। लेकिन जो दूसरा भाग है जो विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष परिवर्तन मतलब क्या हो गया कि आप देखोगे कि ये जो आएगा जेडी वो इस तरह से आएगा, डेल ई अपॉन डेल टी, उसमें ये वाला कंटेंट आएगा। क्योंकि ये वाला कंटेंट आएगा तभी तो विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होगा। तो इसको हम विस्थापन धारा घनत्व क्यों कहते हैं, अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो अब देखो मैक्सवेल के संशोधन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। जो जे है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, जे एफ और जे डी। जे एफ है आपका मुक्त धारा घनत्व और जे डी है आपका विस्थापन धारा घनत्व। तो अब वो हम अप्लाई करेंगे और वापस से पूरी कैलकुलेशन करेंगे और जो मॉडिफाइड इक्वेशन होगी वो आपको मैं यहां पूरी निकाल करके बता दूंगा और वो इक्वेशन क्या होगी, हर परिस्थिति में एप्लीकेबल होगी या वैलिड होगी।
तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, सॉरी। तो अब देखो आगे हम क्या लिखेंगे, जो आपका जे है वो दो भागों से मिलकर बना है, किन किन से, जे एफ और जे डी। अब मैक्सवेल इक्वेशन आप जानते होती क्या है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे। तो जैसे ही आप इस जे को दो भागों में लिखोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे प्लस जे एफ प्लस जे डी। वापिस से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर कोई 3 दे दीजिए। इस इक्वेशन का क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे। तो देखो डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू, ये आपका डेल डॉट जे एफ प्लस डेल डॉट जे डी। और आप जानते हो चूंकि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, इसलिए ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, ये भी जीरो होगा। तो आप सीधा ही लिख दीजिए, इसलिए डेल डॉट जे एफ प्लस डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक इक्वेशन बन करके आ गई, डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे एफ, इक्वेशन नंबर 4। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब सातत्य समीकरण से आप क्या जानते हो, आप लिखिए सातत्य समीकरण से, सातत्य समीकरण आपकी क्या थी, डेल डॉट जे। और यहां पर जो सातत्य समीकरण में जे होता है, जब आप आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ोगे तो वो जे बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही होता है। तो इसको हम सीधा यहां पर डेल डॉट जे एफ भी लिख सकते हैं, प्लस डेल रो अपॉन डेल टी जीरो। तो यहां से देखो ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। तो 4 और 5 से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल डॉट जे डी को माइनस डेल डॉट जे एफ। तो ये अगर इधर जाएगा तो माइनस डेल डॉट जे एफ, तो वो हो जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी। तो आप यहां पर देखिए एक बार, समीकरण 4 व 5 से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि माइनस माइनस तो हट जाएगा, क्योंकि यह भी माइनस वहां भी माइनस। अब देखिए मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से आप क्या जानते हो, आप लिखिए मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से, मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से हम क्या जानते हैं, आप जानते हो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ये आप सिंपल से इक्वेशन जानते हो, ठीक है ना। डेल डॉट ई तो होता है रो अपॉन एप्सिलॉन और डेल डॉट डी होता है रो। तो जैसे ही रो की जगह मैं क्या लिखूंगा, इसको इक्वेशन 7 दे दिया। तो आप लिखिए समीकरण 6 व 7 से, 6 और 7 से क्या हो जाएगा, डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी, और रो की जगह हो गया डेल डॉट डी। तो इस इक्वेशन को देखो मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, डेल डॉट जे डी, ये डेल डॉट आ जाएगा बार और डेल डॉट, और ये हो गया डेल डी अपॉन डेल टी। तो यहां से देखो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास जे डी क्या आ गया, मेरे पास जे डी आ गया डेल डी अपॉन डेल टी। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया था ना कि धारा के दो भाग हैं, पहला मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जिसको आपने जेएफ कह दिया, और दूसरा विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष परिवर्तन के कारण जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट कह दिया। डिस्प्लेसमेंट क्यों कह दिया, क्योंकि देखो जेडी का मान क्या है, डेल डी अपॉन डेल टी, और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा घनत्व। क्यों, क्योंकि ये धारा घनत्व विस्थापन सदिश में समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न हो रही है। विस्थापन सदिश को विद्युत क्षेत्र को, दोनों सेम ही चीजें, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो जेडी क्या है, डेल डी अपॉन डेल टी। अब आपको पता चल गया। अब इक्वेशन को लिखना हमारे लिए बहुत आसान है। हमारी इक्वेशन क्या है, देखो मूल रूप से अब इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, आपने क्या कह दिया, डेल क्रॉस बी म्यू, केवल जे लिखा था, ये तो मॉडिफाइड पार्ट नहीं था, लेकिन आप मैक्सवेल ने क्या कह दिया कि ये जो जे है वो जेएफ और जेडी से मिलकर के बना है। तो अब जेडी का मान आपने निकाल लिया, तो अब फाइनल मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप लिख लीजिए, अतः मैक्सवेल की संशोधित
चतुर्थ समीकरण वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी देखो आपकी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू, ये तो हो गई आपकी जे एफ और ये हो गई डेल डी अपॉन डेल टी। इसको आप चाहो तो अपसाइलन डेल ई अपॉन डेल टी भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, और कई बुक में आपको इस तरह से भी मिलेगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे एफ प्लस अपसाइलन डेल ई अपॉन डेल टी। ये दोनों ही क्या है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है। और अब ये सभी स्थितियों में वैध है, ये ऐसी स्थितियों के लिए नहीं है जिसके लिए डेल रो अपॉन डेल टी जीरो, नहीं, ये हर स्थिति में क्या है, वैलिड है। तो ये आपके आ गया मैक्सवेल का संशोधन। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। और इसको विस्थापन सदिश क्यों कहते हैं, क्योंकि विस्थापन धारा घनत्व क्यों कहते हैं, विस्थापन धारा घनत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धारा घनत्व जो है वो विस्थापन सदिश में समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है। तो ये पूरा हमारा डेरिवेशन था जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। आप भी इसको आराम से कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। अब इसके साथ एक नया टॉपिक आएगा विस्थापन धारा, वो क्या होती है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेनली चीज आपसे ये पूछी जाती है। अब आगे मैंने एक बार इसको देखते हैं, थोड़ा रुको। अब मैंने आगे एक सारणी बनाई है, उसको आप देखिए। ये मैक्सवेल इक्वेशन चारों हैं अवकल रूप, क्योंकि मेनली हमारा अवकल रूप ही काम का, समाकल रूप तो आप आराम से देख लीजिएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो पहला तो मैंने कॉलम लिया नियम, कौन कौन से नियम से आप प्राप्त कर रहे हो। तो पहले दूसरे तो गाउस के नियम से, तीसरा फैराडे, चौथा एम्पियर। फिर अलग अलग सिचुएशन में, अगर मान लो आप निर्वात में डिस्कशन कर रहे हो तो इक्वेशन क्या होगी, अगर आप किसी परावैद्युत माध्यम में डिस्कशन कर रहे हो तो इक्वेशन क्या होगी, अगर आप किसी मुक्त आकाश का मतलब होता है फ्री रीजन, फ्री रीजन का मतलब हो गया उसमें चार्ज डेंसिटी भी जीरो होगी, करंट डेंसिटी भी जीरो होगी, ये ध्यान रखना आपको। और चौथा है आपका स्थिर क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो समय के सापेक्ष स्थिर है, उसमें इक्वेशन क्या होगी। तो देखो बिल्कुल इजी है, निर्वात में तो डेल डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, दूसरी तो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तीसरी डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी है, और फोर्थ में क्या चेंज किया, डेल क्रॉस बी यहां आ जाएगा म्यू नॉट जे एफ प्लस डेल डी अपॉन डेल टी था, तो मैंने उसको ई के फॉर्म में लिखा था, वो हो गया एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। बस कुछ नहीं करना है, जहां एप्सिलॉन है वहां एप्सिलॉन नॉट, जहां म्यू है वहां म्यू नॉट। परावैद्युत में यही करना है, जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां केवल एप्सिलॉन, जहां म्यू नॉट है वहां केवल म्यू। फिर मुक्त आकाश की बात करते हैं तो मुक्त आकाश के लिए रो भी जीरो होता है और जे एफ भी जीरो होगा। तो पहली इक्वेशन में जहां रो है जीरो कर दिया तो ये हो गया, तीसरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्थ में ये वाला पद पूरा ही जीरो हो जाएगा, पीछे बचेगा केवल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। और लास्ट है स्थिर क्षेत्र समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष में पहले में तो समय के सापेक्ष कोई चेंज है ही नहीं, दूसरी में भी कोई चेंज नहीं है, तीसरी में आ रहा है डेल बी अपॉन डेल टी। लेकिन चूंकि स्थिर क्षेत्र, तो स्थिर क्षेत्र का मतलब हो गया समय के सापेक्ष वो स्थिर है, तो अगर समय के सापेक्ष में चेंजेस करूंगा तो वो होगा जीरो, तो इसमें डेल बी अपॉन डेल टी जीरो, और लास्ट में डेल ई अपॉन डेल टी जीरो, तो केवल म्यू जे एफ बचेगा। बहुत आसान है, आप देख सकते हो आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन से संबंधित पूरा का पूरा लेक्चर था जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। चारों मैक्सवेल इक्वेशन किस तरह से अलग अलग नियम से हम प्राप्त करते हैं वो आपको याद रखनी है, और जो फोर्थ इक्वेशन थी उसमें क्या असंगति थी, ठीक है ना, और उसको हमने किस प्रकार मैक्सवेल ने जो तर्क दिया उसके माध्यम से उसको हल किया, वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया। तो इस लेक्चर को तो मैं ये समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।